व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 है, ये न्यू बुक का। अब इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये इसके एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन है आंसर। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिसके मुताबिक हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट hit a stationary car, he may fly off the motorcycle and the driver in the car may get injury. Explain. ठीक है, तो ये हमें बताया कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है। समझो ये एक मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है हमारा, और ये जाके हीट करता है एक गाड़ी को। ठीक है, तो ये वाली हमारी गाड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये जाके हिट करेगा। ठीक है, तो मोटरसाइकिल ही में फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल एंड ठीक है, तो ये जो बंदा जो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है वो उसके ऊपर से गिर जाएगा, या मतलब उसे फ्लाई करेगा, और जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है इसके नेक में इंजरी आएगी। ठीक है, तो ये क्यों है। ठीक है, तो इसमें इस वाले जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर 2 आइडियाज़ हैं हमारे। एक है इनर्शिया है और दूसरा फोर्स। इनका बहुत रोल है। ये जो सारा अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है इसका, मोटरसाइकिल फ्लाइंग ऑफ क्यों होता है। ठीक है, तो हमें पता है जो इनर्शिया होता है उसमें टेंडेंसी होती है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर रहना चाहती है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मुसलसल मोशन में रहेगी। अब ये क्या है कि जो राइडर की बॉडी है वो क्या होगा, वो इनर्शिया की वजह से क्या होगा कि वो मोटरसाइकिल तो बेशक रुक जाए लेकिन वो बॉडी आगे मूव करती जाएगी, तो वो मोटरसाइकिल से बाहर गिर सकता है। ठीक है, अब है कि हमारा जो कार ड्राइवर की नेक में इंजरी क्यों आएगी। ठीक है, तो कार के जो ड्राइवर के नेक में इंजरी इसलिए आएगी क्योंकि इसका जो पूरा बॉडी है वो तो ड्राइवर की बॉडी, तो वो उसने अगर गाड़ी के अंदर शॉक एब्जॉर्बर वो लगा है, इसके अलावा वो एयर बैग्स खुलते हैं, लेकिन क्या होगा जो इसका हेड और नेक है वो क्या है, स्टेशनरी नहीं होगी, मतलब कि वो उसको कोई सपोर्ट की नहीं होगा तो उसके गले में। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, इसका आंसर ये है, मैंने मोटरसाइकिल स्टेशनरी कार ही में फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल। तो इसका आंसर असल में वो है, वो सारा ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो स्टॉप और इस बॉडी कंटिन्यू, वो क्या आएगा, मोटरसाइकिल तो रुक गई है लेकिन उसकी बॉडी क्या करता है, उस मोशन को कंटिन्यू करता है जिस मोशन को वो से वो आ रहा था। मतलब है कि वो मोटरसाइकिल मोशन में था तो मोशन में रहने की कोशिश करने की वजह से वो बॉडी भी आगे मोशन में रहेगी, तो जिसकी वजह से वो बाहर गिर जाएगी। और जो पर्सन जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहने के वो जर्क होने के बावजूद भी वो क्या होगा, वो स्टीयरिंग पे अपना सर मार देगा और उसको इंजरी होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी यही 2 फेनोमेना यूज़ होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑटम होता है, ऑटम में हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्रांचेस को शेक करते हैं तो लीव्स क्यों गिरते हैं। ठीक है, ऑटम में, तो इसका हमने आंसर बताना है। असल में ये होता है कि जब हमारा ट्री क्या होता है, ऑटम में रेस्ट पे होता है, तो लीव्स भी क्या होता है, रेस्ट पे होता है। इसके लीव्स भी रेस्ट पे होंगे। अगर हम इस दरख्त को हिलाएंगे ना तो क्या आएगा, ट्री क्या होगा, अब मोशन में है, तो क्या होगा, अब लीव तो रेस्ट पे है, उसको रेस्ट पे रहने की, तो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज होगा और लीव्स गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why it is not safe to apply brakes only on the front wheel of the bicycle? ठीक है, कि हमारे फ्रंट व्हील पे सिर्फ ब्रेक क्यों नहीं लगना चाहिए, कि दोनों व्हील पे क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि व्हेन वी अप्लाई ब्रेक ओनली ऑन द फ्रंट व्हील द अपर पार्ट ऑफ साइकिल इज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वो जो अपर पार्ट है वो आगे मूव करेगा, और जो क्या होगा, जो बाईसाइकिल है वो सडनली डिसलेट, क्योंकि वो जो बंदा उस साइकिल पे बैठा हुआ है वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मोशन में रहने, और अब क्या हो रहा है, जो साइकिल है उसके ऊपर ब्रेक लगने की वजह से वो क्या हो रहा है, डिसलेट हो रहा है। ठीक है, तो जो फ्रंट ब्रेक है नीड टू बी मोर ऑन फोर्स टू टॉप। ठीक है, तो उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है आप इसको रोकने के लिए। तो अगर वो सिर्फ
क्या होगा, फ्रंट व्हील लगाएगा ना तो उसको क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप लोगों के दोनों जो साइकिल के दोनों व्हील पे इसीलिए ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। आपके साइकिल पे दोनों व्हील पे तकरीबन ब्रेक लगनी चाहिए, एक पे नहीं। अगर एक पे लगेगा तो क्या होगा, ये इनर्शिया की वजह से आगे मूव करने की कोशिश का, और इसका ये वाला फोर्स इतना वो नहीं होगा कि इसको रोक दे। तो 2 फोर्स की हमें ज़रूरत है दोनों। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को हमने डिड्यूस करना है सेकंड लॉ से, ठीक है। हमारा फर्स्ट लॉ आंसर आना चाहिए सेकंड लॉ से। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले न्यूटन लॉज को पता होना चाहिए, न्यूटन लॉ कौन कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ को ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, अगर आप लोगों को नहीं समझे तो आप लोग सिर्फ नीचे वाला आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा ये जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट स्टेट क्या है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। तो सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास, एफ इज इक्वल टू, सेकेंड क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है, ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स इक्वल ऑन अपोजिट, ये तीसरा लॉ है। तीसरा लॉ से हमारा इतना कंसर्न नहीं। तो हमें पता है हमारा सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू हमारा एम ए होता है, ठीक है। और जो ए, चलो एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कर देते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है हमारा, हम एक्सेलरेशन को, क्योंकि ए हमारा क्या होता है डेल वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम है ना, तो मैं इसको यू वी माइनस यू लिखाइए, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। अगर हमारा फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, इसमें मैं फोर्स को एफ को ज़ीरो कर देती हूँ, तो मेरा क्या होगा, यू और वी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद अब जब यू वी बराबर होंगे तो बॉडी किसके साथ मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और वो कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। तो हमारा फोर्स क्या हुआ, ज़ीरो होगा, तो यू भी ज़ीरो होगा। तो यू अगर ज़ीरो होगा तो वी भी ज़ीरो होगा, इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसी में रहना चाहेगी, अनलेस अगर उसके ऊपर फोर्स ना लगे। इसमें हमने क्या किया, फोर्स को ज़ीरो कर दिया, तो हमारा ये दोबारा जो सेकंड इक्वेशन है जो कि एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो हमारा ये दोबारा क्या बन गया, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इससे हमारा फर्स्ट लॉ डिड्यूस हो गया। हमने सेकंड लॉ कैसे डिड्यूस होगा, फोर्स को अगर हम लोग ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ भी प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोगों को सही तरह समझ आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन पेयर, ठीक है। क्या वो एक दूसरे को बैलेंस करती है, कैन बॉडीज मूव एक्शन, ठीक है। तो अब हमने इसका बैलेंस और इसके बारे में ये सारे एक्सप्लेनेशन है, आंसर सिर्फ नीचे, ठीक है, आप लोगों को वो लिखना है। इससे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए सारा लिखा है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमारा बैलेंस है, एक्शन एंड रिएक्शन, जो बैलेंस के बारे में पूछ रहे हैं, हम लोग बैलेंस बता देते हैं। तो बैलेंस के हेडिंग दी है मैंने, ये मतलब सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। एक्शन और रिएक्शन क्या है, आपस में एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती, क्योंकि क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं करती बल्कि अलग अलग बॉडी पे। जैसे कि कोई वॉल है, ठीक है, इसको मैं पुश करती हूँ, ठीक है, तो हमने एक्शन आया तो वॉल आपको वापस पुश करता है, तो वो रिएक्शन है। अब बॉडी इसमें अलग अलग है, ठीक है। एक वॉल है, फोर्स पहले वाला किस पे लग रही है, आप वॉल पे लगा रहे हैं, दूसरा वॉल आप पे लगा रही है, तो दोनों अलग, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। अगर इक्वल अपोजिट होगा तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो फिर ठीक है। तो दे कॉज यू टू स्टॉप एंड द वॉल एक्सपीरियंस अ टाइनी पुश, ठीक है, अगर मैच ज़्यादा हो। अब मूवमेंट की बात हो रही है पहले कि हमारा बैलेंस करता है नहीं करता, नो इट डज़ नॉट, ये बैलेंस नहीं करता। अब क्या ना बॉडी मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या कोई बॉडी मूव कर सकती है, तो एब्सोल्युटली एक्शन और रिएक्शन की ही वजह से बॉडी मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जंप कर रहे हो, ठीक है, तो आप ग्राउंड को नीचे पुश करें और द ग्राउंड पुशेस बैक, आपको ग्राउंड आपको वापस पुश करता है आपको अपवर्ड, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप में मूवमेंट हो रही है, ठीक है,
और वहाँ कोई वो नहीं है। तो इसका आंसर है कि एक्शन, मतलब है कि ये मैंने इसका अभी आंसर परफेक्ट आंसर लिखा है कि ये पेयर में एग्जिस्ट होता है इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड में, बट ये दूसरे दो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं तो ये बैलेंस नहीं करता, बल्कि ये क्या है, दिस इज़ द रीज़न फॉर मोशन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन इज द रीज़न फॉर मोशन। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक बंदा है, स्लिप a man slip on oily floor, he want to move out the area, he alone, वो अकेला हो जगह पे। ठीक है, एक बंदा है, ये ऑयली जगह है और वहाँ ये यहाँ बंदा है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये इस जगह से ऑयली एरिया से वो मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि वो जगह स्लिपरी है। तो अब वो क्या करे, इसके पास एक बैग है, वो आगे इसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो वो ऐसा थोड़ा अपने आप को मूवमेंट देने के लिए वो क्यों फेंकता है। ठीक है, अब इसके पीछे दो रीज़न हो सकती हैं, मतलब है कि हम लोग इसको तोड़ तोड़ के करते हैं। इसका आंसर मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, वंस अगेन मैं बता दूँ। ठीक है, इसमें न्यूटन थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन यूज़ हो रहा है। ये आपने लास्ट में बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो ऊपर आप हेडिंग दे देंगे प्रिंसिपल, तो इसमें लिखेंगे पहले वाले में क्या आएगा, जो ऊपर प्रिंसिपल्स है फर्स्ट में वो कहेगा कि इनर्शिया लॉ, जो फर्स्ट वो भी फर्स्ट, इधर क्या हो रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रही है। ठीक है, जिसमें हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, अब वो बंदा क्या करेगा, वो ना क्या करेगा आगे एक्शन क्या करेगा, वो बैग को फेंकेगा। तो फिर बैग को जब फेंकेगा तो फिर क्या होगा, जो बैग होगा वो इक्वल अपोजिट फोर्स उस बंदे पे लगाएगा ताकि वो आगे और उसको बैकवर्ड मूव करवाएगा। ठीक है, ये जो बैकवर्ड मूवमेंट जो फोर्स बैकवर्ड फोर्स इसके ऊपर लग रही है ना, तो ये क्या आ रहा है, फ्रिक्शन मतलब है कि प्रोवाइड करे ताकि वो इस शाइनी उससे निकल जाए, उससे निकल जाए। ठीक है, इवन दो अगर लेकिन ये फोर्स इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ये फोर्स अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो अब ये इसका रियल आंसर ये है, आप लोगों ने लिखना ही है। ठीक है, वो ऊपर वाला सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। द बैग विल एड द बोस्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पर्सन एंड ऑयली सरफेस, प्रिवेंट स्लिपिंग सिस्टम इन लिविंग द ऑयली सरफेस। ठीक है, हैंस बाय क्रिएटिंग सरफेस दैट इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स अ गाय थ्रो इज बैग इन असिस्ट लिविंग द स्लिक एरिया, उस एरिया से निकलने के लिए वो क्या होगा, बैग को आगे थ्रो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। ठीक है, हाउ विल यू यूज न्यूटन थर्ड ऑफ लॉ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन मोशन ऑफ रॉकेट। हमने बताना है न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ करके हमने रॉकेट की मूवमेंट बतानी है। ठीक है, मोशन बतानी है। सबसे पहले हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ से बताते हैं। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग पॉइंट में सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो रॉकेट बना है ना, वो थर्ड लॉ पे ही बना है। ठीक है, इसमें हमेशा रॉकेट इंजन प्रोड्यूस थर्स्ट थ्रू, अब जो उसके इंजन में, रॉकेट के इंजन में ना एक्शन और रिएक्शन के बेस पे वो चलती है। द इंजन प्रोड्यूस हॉट गैस, क्या होता है, जो इंजन है हॉट गैस निकालता है। ठीक है, इन रिएक्शन मतलब है कि हॉट गैस नीचे की तरफ फेंकेगा, ये क्या हो गया एक्शन। तो रिएक्शन के तौर पे क्या होगा, वो रॉकेट ऊपर मूव, उसमें एक अप थर्स्ट, ये अप थर्स्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है जो कि रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन हो गया, ये वाला हमारा एक्शन हो गया। अपवर्ड क्या है, रिएक्शन है, डाउनवर्ड क्या है, एक्शन है। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के उसमें देखेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है, ये एक मिनट, ये रॉकेट, तो ये हमारा रॉकेट है, तो इसका क्या होगा, मास बहुत ज़्यादा होगा और इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा।
ठीक है। मोमेंटम किस तरह होगा इसमें? अच्छा, इसका पहले क्या होगा, मैस और वेलोसिटी को यूज़ करते हुए ये मूव करता है। सबसे पहले इसका मैस कम होगा जब वो रॉकेट स्टार्ट होगा, ठीक है। मैस ज़्यादा होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी। टाइम के साथ जब ये फ्यूल जलता जाएगा, ये जलना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका मैस कम हो जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो क्या हो रहा है इसमें, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, तो इसकी वजह से वो आपस में एक्सेलरेट करे। तो ये क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट इसमें क्या होता है कि हॉट गैस बाय बर्निंग फ्यूज रश आउट विद लार्ज मोमेंटम गेन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम देयर बाय कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इसका मैस ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है। तो इनिशियल क्या होगा हमारा, इनिशियल तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। पहले वाले में क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले इसमें मैस क्या है, मैस ज़्यादा है, इसमें वेलोसिटी इसकी कम है। ये इनिशियल मोमेंटम है, ये इस मोमेंटम के साथ मूव करे। और सेकंड वाले में क्या है हमारा, ये m2v2। इसमें अब नेक्स्ट में क्या है, मैस हमारा कम है, वेलोसिटी, अब ये रॉकेट बहुत तेज़ी से मूव करे क्योंकि इसका मैस कम होंगे, इसमें ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ मूव करी है। ठीक है, अच्छा, वाई द क्रिकेट बैटर ग्लव्स पैडेड विथ फॉर्म। ठीक है, जो क्रिकेट में जो बैटर होता है ना, बैट्समैन होता है, तो उसकी जो उसमें ग्लव्स के अंदर फॉर्म डला हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे होता है, जो इम्पल्स पे, हमारे पास इम्पल्स कितने के बराबर होता है, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो ये इस इम्पल्स को कम कर देता है। क्या होता है, सबसे पहले प्रोटेक्शन क्या आता है, इम्पैक्ट फ्रॉम द हार्ड बॉल, जो हार्ड बॉल आ रही है उसकी फोर्स मल्टीप्लाई टाइम को कम कर देते, तो वो इम्पल्स को कम कर देगा, और वो क्या होगा, उस बॉल को इतनी बुरी तरह आपको जो बैट्समैन है उसको नहीं लगेगा, और पेन और इंजरी होने के चांसेस कम है। नेक्स्ट है वो कंफर्ट और फिट, और जो आता कि बैट को पसीना वगैरह आता है उससे पकड़िए, ये दूसरा रीज़न हो सकता है, लेकिन इसमें कोई फिज़िक्स नहीं है। पहले वाले में जो प्रोटेक्शन है उसके पीछे फिज़िक्स है, जो कि हमारा क्या है, इम्पल्स की वजह से। ठीक है, इम्पल्स को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा है, वेयर विल द वेट बी ग्रेटर, नियर अर्थ, नियर व्हाट अबाउट द मैस। ठीक है, हमारा सबसे पहले वेट की बात करते हैं। आपको पता है कि अर्थ पे मून से ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा होगा हमारा वेट। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो ज़्यादा होती है मून से, तो हमारा क्या हुआ, तो इसमें उसका वेट क्या होगा, अर्थ पे ज़्यादा होगा, और मैस दोनों सेम होगा। क्योंकि मैस किस पर डिपेंड करती है, ये मैटर पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती। हमारा पता है जो हमारा जो वेट होता है W इज इक्वल टू mg, मैस और ग्रेविटी दोनों पे डिपेंड करी है। ठीक है, तो हमारा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या होगा, हमारा वेट अर्थ पे ज़्यादा होगा, मून पे कम होगा, लेकिन मैस दोनों जगह पे क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट व्यूअर्स, थैंक यू। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसके मुताबिक है, व्हेन रोनाल्डो किक द बॉल टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल, बोथ अर्थ एंड बॉल अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, व्हाई इज देन द बॉल मूव्स टूवर्ड अर्थ एंड नॉट द अर्थ। ठीक है, टूवर्ड द अर्थ नॉट द अर्थ। ठीक है, हमारा जब रोनाल्डो ने बॉल को किक किया, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है ना, तो दोनों आपस में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाता है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाता है, तो क्या होता है, बॉल अर्थ की तरफ वापस आ जाता है, क्योंकि बॉल को अर्थ ने आपस में अट्रैक्ट किया होता है। तो हमारा ये है कि अर्थ ने बॉल को क्यों अट्रैक्ट किया, बॉल ने अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट किया, ठीक है, की तरफ क्यों नहीं किया, तो हमारा ठीक है, द बॉल मूव्स टूवर्ड अर्थ बिकॉज अर्थ का जो मैस है ना, वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा है उस बॉल की निस्बत। तो ठीक है, मैस इसमें जो बड़ा फैक्टर है, तो मैस ज़्यादा होगा, तो बॉल एक्सपीरियंस ग्रेट एक्सेलरेशन टूवर्ड द अर्थ एज कम्पेयर टू अर्थ टूवर्ड बॉल।
तो उसकी एक्सेलरेशन, इसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लगता है, ठीक है। जो हमारा क्या टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, ये आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये मैंने, लेकिन आप लोगों ने बस ये बताना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगती है, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेम हो जाएगा, जिसमें होगा द मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है बॉल से निस्बत, ठीक है। तो क्या होगा कि द बॉल इवन दो अगर मास और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम फोर्स के साथ वापस में तो एक्सेलरेशन जो बॉल की अर्थ की तरफ जाने की, नहीं अर्थ की बॉल की तरफ जाने की जो एक्सेलरेशन है वो इतना निग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते, बल्कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल टूवर्ड अर्थ को कर। तो अर्थ क्या होता है, अर्थ बॉल क्या होता है, अर्थ की तरफ मूव करती है, ठीक है, लार्जर में, क्योंकि अर्थ का मैस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें मैस का फैक्टर आ रहा है, वो किसकी वजह से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। तो अर्थ का मैस ज़्यादा है, वरना ये क्या होता, बॉल अर्थ को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन क्या होगा, अर्थ बॉल को तरफ, सिर्फ इसमें मैस की वजह से। हालांकि दोनों को उस रेट पे जाके दोनों का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ना कमेंट में बता दें कि ये क्वेश्चन है मेरा। और दूसरी बात है कि अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट देखना है या इसकी पूरी मैंने बनाई हुई है, साइट पे क्लिक करें, जहाँ से आपकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी वीडियो के एंड पे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे।